ये कहानी चौधरी साहब की बेगम और चौधरी साहब की रूह की है। चौधरी साहब को गुजरे हुए 4 साल हो गए थे और चौधरी साहब की बेगम उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करती थी। इसी चक्कर में रहती थी हर वक्त इन्हीं सोचों में कि पता नहीं चौधरी साहब कैसे होंगे, किन हालों में होंगे, जन्नत में होंगे, दोज़ख में होंगे, क्या होगा। तो उन्होंने यही माजरा अपनी एक सहेली को बताया तो उसने कहा कि तुम चौधरी साहब से ख़ुद क्यों नहीं पूछ लेती। तो उसने कहा क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो, मैं चौधरी साहब से कैसे पूछूं, वो तो वफ़ात पा चुके हैं। तो उसने बताया कि हमारे यहाँ एक बहुत पहुंचा हुआ बंदा है जो कि रूहों से बात कर लेता है, उन्हें बुला लेता है, तो तुम उसके पास जाओ। ये बात सुनकर चौधरी साहब की बेगम अपनी बेटी सारा को लेकर उसी बंदे के पास चली गई और जाकर पूरा माजरा बताया कि मैं चौधरी साहब से बात करना चाहती हूँ। तो उसने 5 लाख रुपया उनसे लेकर एक दिन का टाइम दे दिया कि कल आप आ जाएं और तब तक मैं सारे इंतज़ाम कर लूँगा, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो ले आऊँगा और फिर हम चौधरी साहब से बात कर सकते हैं। अगले दिन जब गए तो उस बंदे ने इस तरह का माहौल बनाया हुआ था, आग जलाई हुई थी, एक मरा हुआ बकरा रखा हुआ था, एक काली बिल्ली वहाँ बिठाई हुई थी, काले काले कपड़े लटकाए हुए थे। इस तरह के पूरे माहौल में चौधरी साहब की बेगम और सारा वहाँ पर बैठ गए और उसने अपने ताम झाम शुरू कर दिए। और थोड़ी देर बाद उसने बताया कि हाँ जी, अब बताओ, मेरे अंदर चौधरी साहब की रूह आ गई है। तो उसने मुख्तलिफ़ अपने पास से घड़ी हुई बातें बता दी कि मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, तुम अपनी सेहत का ख़्याल रखो, एक बीमारी तुम पे आने वाली है, उसके लिए ये चीज़ें करो, सारा की शादी 2 साल के बाद करवाना, 2 साल से पहले ना करवाना। इस तरह की बातें करके कन्विंस कर दिया चौधरी साहब की बेगम और सारा को कि वाक़ई ही में चौधरी साहब से बात हो रही है। और जब चौधरी साहब की बेगम कोई ऐसे सवाल पूछती थी जिससे एक्चुअली में पता चल सके कि वो चौधरी ही हैं या जो नॉलेज सिर्फ चौधरी साहब के पास ही था, तो तब वो उसको कोई ना कोई बहाने बना के शान कर देता था कि ख़बरदार, मेरे से बदतमीज़ी ना करो, ऐसे ना करो, तुम अच्छी बेगम ही नहीं रही कभी, मुख्तलिफ़ तरह से। खैर, ये सारी बातें सुनकर सारा भी कन्विंस हो गई कि वाक़ई ही में वो बंदा इस तरह से कर सकता है। तो घर आकर 3-4 दिन बाद सारा अकेले उस बंदे के पास चली गई, क्योंकि सारा किसी से मोहब्बत करती थी और वो वापस सारा से प्यार नहीं करता था। तो उसने जाकर अपना माजरा बताया कि मैं महबूब को कदमों में लाना चाहती हूँ, तो किसी तरह ये कर दो। तो सारा ने अपनी चूड़ियाँ और ज्वेलरी वगैरह उसको दी और उसने अपना ताम झाम शुरू कर दिया। और कुछ दिन में इसी तरह सारा को मैनिपुलेट करते करते उसने सारा से कहा कि अब मुझे एक खसूसी दम करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे और मैं तुम्हारे जिस्म पर एक तावीज़ लिखूंगा, जिसकी वजह से वो लड़का तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और तुम्हारे कदमों में आ गिरेगा। और इसी प्रोसेस के अंदर उसने सारा की इज़्ज़त ख़राब कर दी और साथ में उस चीज़ की एक हिडन कैमरे से वीडियो भी बना ली, जिसकी वजह से वो सारा को और चौधरी साहब की बेगम को ब्लैकमेल करता रहा और उनसे मुख्तलिफ़ तरह के पैसे निकलवाता रहा और उन माँ बेटी की ज़िंदगी अजीर रही है। अब ये पूरा इशू या ये पूरी चीज़ आजकल बहुत सारी औरतों में फैली हुई है और बहुत सारी औरतें इस तरह के फ्रॉडियों के हाथों में फंस जाती हैं, जिसमें वो अपने पैसे और बहुत सारे केसेस में अपनी इज़्ज़तें भी लुटा बैठती हैं। अब ये वाले सारे स्कैमर्स ऑपरेट किस तरह से करते हैं? एक तो ये अपने विक्टिम्स को बहुत ज़्यादा डराते हैं। उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर काला जादू हुआ है, तावीज़ हुए हैं बहुत सारे, ये नहीं हटवाओगे तो तुम्हारा शोहर मर जाएगा, तुम्हारी बीवी मर जाएगी, तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे, तुम लोगों पर आफतें आ जाएंगी, तुम्हारी बच्ची की शादी नहीं हो रही इस वजह से क्योंकि जादू हुआ है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्हें डराया जाता है। उसके बाद फिर उन्हें लालच दी जाती है। उनकी कोई भी ऐसी ख्वाहिश हो जो कि वो पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकें, उस ख्वाहिश को उठाया जाता है। उन्हें उम्मीद दी जाती है कि अच्छा, बेटी की शादी नहीं हो रही तो हो जाएगी, लॉटरी नहीं लग रही वो लग जाएगी, जैसे हमने सारा के किस्से में बताया कि महबूब आपके कदमों में आ जाएगा। मुख्तलिफ़ तरह की लालचें दी जाती हैं। उसके बाद ये स्कैमर्स थोड़े से पैसों से शुरू करते हैं कि आपसे शुरू में 50,000 ले लें या लाख ले लें या इससे भी कम ले लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता हर कुछ दिन बाद एक नया मंतर तंत्र करने के लिए और पैसे मांगते हैं और फिर ये प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि वो इसी बात से डराते रहते हैं कि अभी तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपकी मुश्किल हल नहीं होगी। और फिर लोग भी ये सोचते हैं कि अच्छा यार, 2.5 लाख या 3 लाख तो दे बैठे हैं, चलो 50,000 और दे देते हैं, चलो लाख और दे देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। और इसी प्रोसेस में वो लुटते जाते हैं और लुटते ही रहते हैं।
फिर अक्सर व बेशतर ये औरतों को इस तरफ लेकर जाते हैं कि उनसे किसी न किसी तरह के कोई सेक्सुअल एक्ट्स या उनको बरहना करने की कोशिश कर सकें, ताकि इनको अपने जो सेक्सुअल प्लेजर्स चाहिए वो मिल सकें और साथ में उनकी हिडन वीडियोस भी बना सकें कल को ब्लैकमेल करने के लिए। और उनको सिर्फ डराया जाता है या लालच दी जाती है, और ये इतने एक्सट्रीम लेवल पर जाकर होता है कि वो इस तरह के भी कदम उठाने पर मजबूर हो जाती हैं। फिर उनको फैमिली और फ्रेंड्स से बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि ये मसला सिर्फ मैं ही हल कर सकता हूँ और इसका इलाज किसी के पास नहीं है, ना किसी डॉक्टर के पास है, ना किसी लीगल बंदे के पास है, ना आपके फैमिली और फ्रेंड्स के पास है। और फिर ये भी कहा जाता है कि इस पूरी चीज़ के बारे में और किसी को नहीं बताना, वरना काम नहीं होगा। तो एक अकेली औरत जो इस चक्कर में फंस जाती है, वो डर के मारे ना किसी को बता पाती है कि मेरा काम ना रह जाए, और साथ में उसके हाथों एक्सप्लॉइट भी होती रहती है। अक्सर लोग तो अपने इलाज कराने, कैंसर के इलाज कराने, पथरी निकलवाने, पता नहीं किस किस तरह के एब्सर्ड किस्म के मेडिकल ऑपरेशंस करवाने के लिए ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो इन्हें बेहोश करके उठा के कहते हैं जाओ अब तुम्हारा मसला हल हो गया और अब तुम्हें कोई इशू नहीं होगा, जबकि वो मसला वहीं होता है और 2-3 साल बाद वो उसी बीमारी की वजह से मर जाते हैं। फिर बहुत से लोग जिनको कोई बीमारी नहीं भी होती, वो इनकी दवाई खा के मर जाते हैं। जो भी अपना चूरन या कोई भी चीज़ बना के इनको देते हैं कि ये खाओ मसला हल हो जाएगा, और उसी की वजह से ही इनकी डेथ्स हो जाती हैं। फिर पुलिस रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक फ्रॉड जो हैं लोगों के साथ होते हैं, और ये हर साल, हर महीने, हर हफ्ते पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी इतने ज़्यादा होते हैं कि एंजाइटी, स्ट्रेस में रहते हैं विक्टिम्स बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे केसेस में तो सुसाइडल थॉट्स तक चले गए हैं। अब आपने ये देखना कैसे है कि कौन सा बंदा फ्रॉड है, उसको आइडेंटिफाई किस तरह से करें। एक तो जो लोग आपको फ़िक्स्ड टाइम फ्रेम या फ़िक्स्ड गारंटी देते हैं, जैसे कि 3 दिन में महबूब आपके कदमों में आ जाएगा, इस तरह के लोग डेफिनेटली फ्रॉड होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी मामला है ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं है जिससे वो ये कर पाएँ। फिर ये जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रिचुअल्स करवाते हैं आपसे कि बस एक रिचुअल और है, उसके लिए इतने पैसे दे दो, एक काम रह गया है, वो हो गया तो तब तुम्हारा मसला लाजमी हल हो जाएगा, इस तरह के लोग आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो इनसे दूर रहें। फिर ये जो आपसे किसी का बाल मांगते हैं, नाखून मांगते हैं, कोई तस्वीरें मांगते हैं, या फिर अजीब अजीब रिचुअल्स करने को कहते हैं, इस तरह के लोगों से बचें, ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। फिर जो आपको डराएं कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो बुरी किस्मत आपके पीछे भागेगी, या आपका बच्चा मर जाएगा, या बच्ची की शादी नहीं होगी, या ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ये आपको सिर्फ डरा रहे हैं, आपके डर का फ़ायदा उठा रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने फेक एक्टर्स हायर किए होते हैं, जिनको ये आपके बैठे बैठे भी बुलाएंगे, जो आकर कहेंगे बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपने ये जो किया इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी सुधर गई, मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वो अब मेरे इश्क में डूबा जा रहा है, या मेरी परसों 2 करोड़ की लॉटरी लग गई है, या जिस तरह की भी फजूल बातें वो उनसे करवा सकें वो कर लेंगे। और इवन के ऑनलाइन भी ये स्टोरीज़ डलवाते हैं इस तरह के एक्टर्स से, जो कि आकर कह सकें कि ये बाबा जी तो बेस्ट है। पाकिस्तान पीनल कोड 420 यानी कि 420, जिसे हम स्कैम और फ्रॉड के लिए बहुत अच्छे से जानते हैं, उसका ये कहना है कि 10% से भी कम विक्टिम्स एक्चुअली में रिपोर्ट करते हैं इस तरह के फ्रॉड्स को, क्योंकि उन्हें सोसाइटी से डर लगता है कि हमारी रेपुटेशन ना ख़राब हो जाए। फिर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA की जानिब से जो रिपोर्ट निकाली गई है, उसमें वो बता रहे हैं कि ब्लैक मैजिक और इस तरह के डिफरेंट स्कैम्स के जो ऑनलाइन एड्स हैं वो 300% से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं 2022 और 23 के बीच में। अब आप अपने आप को बचा किस तरह से सकते हैं? एक चीज़ तो ये कि हमेशा याद रखें, आपकी तकदीर सिर्फ दुआ बदल सकती है, सिर्फ अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में चेंज ला सकते हैं, आपके मसले मसाइल हल कर सकते हैं। तो दुआ के ऊपर ही रिलाई करें। और अगर आप किसी भी फेक इस तरह के जादूगर या फिर फेक पीर के पास जाकर अपने मसले हल करवाना चाह रहे हैं, आपके साथ सिर्फ स्कैम नहीं हो रहा, या आप सिर्फ पैसे के लिहाज से नहीं लुट रहे, बल्कि आप इस्लाम के भी खिलाफ जा रहे हैं, और ये शिर्क में शामिल होता है जो कि आप कर रहे हैं। उसके बाद फिर अपना कोई भी पर्सनल आइटम, कोई कपड़ा, कोई चीज़ें इस तरह के स्कैमर्स को बिल्कुल भी ना दें, कोई मांगे ना ही अपनी किसी भी तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि इससे वो आपको बाद में बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करेंगे। तो कोई भी अगर आपसे इस तरह की चीज़ मांगे तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और इस तरह का कुछ भी नहीं देना चाहिए। और अगर आप इस तरह के मसलों के लिए स्पिरिचुअल हीलिंग भी चाहते हैं कि
आपका मसला किसी तरह हल हो जाए तो जो ऑथेंटिक रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनके पास जाएं, उनको जाकर अपना मसला बताएं कि जी ये मेरे साथ मसला है। वो आपको कोई दुआएं बताएं या जिस भी तरह से हो उनसे गाइडेंस लें जो कि एक्चुअल इस्लाम की टीचिंग्स हों, उसके मुताबिक हो, ना कि इस तरह के फ्रॉडियों के पास जाकर आप बर्बाद होते रहें। फिर अगर कोई भी आपको इस तरह की सुपर नेचुरल पावर्स होने का क्लेम करता है तो उससे कहें कि आपको वो प्रूफ दे पैसे देने से पहले। और प्रूफ इस तरह का बिल्कुल भी ना हो कि अंडे के अंदर से सुइयां निकल रही हैं तो आप मान गए हैं, या कोई अंडा हल्का सा हवा में उड़ा दिए तो आप मान गए हैं। ये सारे सिर्फ ट्रिक्स होते हैं जो कि इजीली आपको यूट्यूब के ऊपर लिखने से मिल जाएंगे कि ये चीज़ें आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ये ऐसा मामला नहीं है जिसकी वजह से आप उनके ऊपर यकीन कर लें कि ये आपको सब कुछ दिला देंगे। ऐसा कोई दिला ही नहीं सकता और पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इन चीज़ों से बचें। फिर अगर कोई भी आपके साथ इस तरह का कोई फ्रॉड करे या किसी ने किया है तो लीगली पीपीसी 420 यानी कि पीपीसी 420 के मुताबिक उसको 7 साल तक की सज़ा और साथ में फ़ाइन भी हो सकता है इस तरह के स्कैम्स के लिए। फिर अगर आपको कोई भी थ्रेट कर रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है तो पीपीसी 506 के तहत आप उसके ऊपर केस फाइल करवा सकते हैं। उसके बाद फिर आप FIA साइबर क्राइम में भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं जो कि ऑनलाइन भी हो सकती है FIA की वेबसाइट पर। तो कोई भी इस तरह का मामला हो तो प्लीज़ लीगल हेल्प लें, या अगर आपके साथ हो चुका है तब भी लीगल अथॉरिटीज़ को बीच में इन्वॉल्व करें। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इस चीज़ का विक्टिम बन रहा है या बन चुका है तो आप उसको बचाएं। एक तो एविडेंस कलेक्ट करें, किसी भी तरह के स्क्रीनशॉट हों, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें, या फिर कोई आपने पेमेंट की है तो उसकी रसीदें होंगी। कुछ भी ऐसी चीज़ें उनको कलेक्ट करें ताकि उस बंदे के ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस आ सके। और अगर आप वहाँ पर नहीं भी जा सकते तो पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के अंदर आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएं या फिर FIA साइबर क्राइम में दर्ज करवाएं। और अगर आसपास कुछ भी ऐसा हो रहा है लोगों को अवेयर करें, हर किसी को बताएं कि इस तरह के ढोंगी लोगों से, फ्रॉडियों से बच कर रहें। मैं फिर से यही बात करूँगा कि आपके मसले मसाइल सिर्फ़ अल्लाह पाक हल कर सकते हैं। दुआ मांगें, उनसे मदद मांगें और अपनी कोशिश करते रहें। बस इसी तरह से सिर्फ आपका मसला हल हो सकता है। उसके अलावा कोई फ्रॉडिया, कोई 2 नंबर पीर, कोई इस तरह का बंदा आपका कोई मसला हल नहीं कर सकता। तो अपनी ज़िंदगियों को भी ख़तरे में ना डालें, अपने पैसे को भी ख़तरे में ना डालें और ना ही अपनी पूरी फैमिली को किसी मसले में लेकर आएँ। इसलिए सही राह को पकड़ें और इस तरह के ढोंगियों से बचें।